तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का अगेन डिफरेंशिएशन करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली सेंटर मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा ACM वेक्टर इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। वी नो दैट velocity of center mass is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus so on divided by total mass m1 plus m2 plus so on। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus so on divided by टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कैपिटल M इनटू VCM वेक्टर। यहाँ कैपिटल M मास ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। m1 v1 वेक्टर ये लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 पार्टिकल प्लस m2 v2 वेक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस सो ऑन ये पूरा का पूरा मोमेंटम ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जगह हम मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू m इनटू VCM वेक्टर, m इनटू VCM वेक्टर दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये भी लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन सेंटर मास के लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझ में आती है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम को अकेले सेंटर मास का लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे कि हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, मोमेंटम सिस्टम का लेना यहाँ पे, और सिस्टम के मोमेंटम को हम सेंटर मास के मोमेंटम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m VCM वेक्टर मास कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सो m dv बाय dt, और dv बाय dt एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। तो किसी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको अकेला हम सेंटर मास से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी चीज को समझने का एक और मेथड है जो हमने सेंटर मास के एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से बताया है। ACM वेक्टर जैसे हम जानते हैं ACM वेक्टर इज इक्वल टू m1 a1 m2 a2 1 डिवाइड बाय टोटल मास। m1 a1 और कुछ नहीं, m1 मास पर अप्लाइड फोर्स है, ये m2 मास पर अप्लाइड फोर्स है, सो f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस 1 डिवाइड बाय टोटल मास, और ये पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, सो F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। तो दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन समझाने का मेथड अलग है। सिर्फ ये बताना चाहते हैं इसके अंदर कि हम पूरे बॉडी को अकेले सेंटर मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे उसका मोशन हो चाहे उसकी पोजीशन। नाउ मोशन ऑफ सेंटर मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इफ नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो देन, अगर सिस्टम पर चाहे वो डिस्क्रीट सिस्टम हो चाहे कंटिन्यूअस सिस्टम हो, पर एक्सटर्नल फोर्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी जीरो होगा। We know that net external force this is equal to mass into acceleration of center mass, so and acceleration of center mass should be zero। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट रहेगी। हम अच्छे से जानते हैं किसी भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, वाइस वर्सा भी है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट को हम दो पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इनिशियली इज जीरो, मान लो एक सिस्टम है जिसका सेंटर मास रेस्ट पर है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, देन सेंटर मास रिमेन्स एट रेस्ट। तो बाद में भी किसी भी टाइम पर चेक करोगे तो सेंटर मास रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि इसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। If velocity of center mass initially is not equal to zero, मतलब जीरो नहीं है, मूव कर रहा है सेंटर मास, then center mass moving with constant velocity, तो वो आगे भी constant velocity से चलता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पॉइंट के अंदर क्या है कि सेंटर मास की वेलोसिटी को चेंज करने का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के पास में है। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। मींस एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ही हम किसी बॉडी के सेंटर मास के मोशन को चेंज कर सकते हैं, और वही पॉइंट हमें सेकंड मिल रहा है। सेकंड, मोशन ऑफ सेंटर मास इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस लाइक म्यूचुअली अट्रैक्शन फोर्स। किसी सिस्टम में म्यूचुअली अट्रैक्शन फोर्स से जो मोशन हो रहा है वो इंटरनल फोर्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम का जो सेंटर मास है उसके मोशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इंटरनल फोर्सेस से। जब तक सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसका सेंटर मास जैसा था वैसा ही रहेगा, अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मूव करा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और इन्हीं दोनों पॉइंट का एक एग्जांपल है थर्ड पॉइंट, टू मास सिस्टम। जैसा हमने पहले पढ़ा टू मास सिस्टम को, m1 m2 दो मास है, कुछ डिस्टेंस पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, जैसे हमने इसको यहाँ से रिलीज किया म्यूचुअली अट्रैक्शन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मूव करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सिस्टम पर मतलब m1 m2 मास सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ म्यूचुअली अट्रैक्शन मतलब इंटरनल फोर्स के थ्रू एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सो लेट एज्यूम एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज इक्वल टू a1 और m2 का एक्सेलरेशन a2 है। ये डेल्टा t टाइम में v1 वेलोसिटी गेन करता है और ये डेल्टा उसी डेल्टा t टाइम में v2 वेलोसिटी गेन करता है। m1 डेल्टा t टाइम में s1 डिस्टेंस और m2 डेल्टा t टाइम में s2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये तो इन्फॉर्मेशन थी मोशन की। अब हम अप्लाई करते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा था। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि कंडीशन है यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, सिर्फ म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है यहाँ पे तो सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा। मींस m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। सो a1 वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है और a2 वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहे हैं। यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा m1 a1 इक्वल टू m2 a2। और ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे? ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स की खास बात मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, जो हमें नजर भी आ रहा है। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी के टर्म्स में ले सकते हैं क्योंकि इसी एक्सेलरेशन की वजह से इसने v1 वेलोसिटी डेल्टा t टाइम में गेन की है। सो m1 इनटू a1 की जगह में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल v1 अपॉन डेल्टा t, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इक्वल टू m2 इनटू a2 एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस जीरो डिवाइड बाय डेल्टा t, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, यहां पे मेरे को रिजल्ट मिला m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सिमिलरली जब हम यहां से डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो वो भी m1 s1 इक्वल टू m2 s2 मिल जाएगा। मोशन ऑफ सेंटर मास पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहां पर दो पार्टिकल सिस्टम है, एक 1 kg वाला और एक 2 kg वाला। 1 kg पार्टिकल की स्पीड यहाँ गिवन है 10 मीटर पर सेकंड और 2 kg वाले पार्टिकल की स्पीड 10 √2 मीटर पर सेकंड गिवन है, लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 45 डिग्री है। तो फॉर्मूला जो है सेंटर मास का VCOM वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। हमें बस क्या काम करना है, ये v1 वेक्टर v2 वेक्टर की वैल्यू जो लिखेंगे ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बस वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सॉल्व करना है आंसर। m1 मास 1 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन i कैप डायरेक्शन, सो 10 i कैप प्लस 2 इनटू
tan रूट 2 जो है वो 45 एंगल पे है, इसके अगर हम कंपोनेंट करें तो tan रूट 2 का ये कंपोनेंट cos कंपोनेंट tan रूट 2 cos 45 ये कंपोनेंट आएगा tan रूट 2 cos 45 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और tan रूट 2 का वर्टिकल कंपोनेंट जो हमें मिलेगा ये tan रूट 2 sin 45 इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 10 मिलेगा सो tan I कैप प्लस 10 j कैप I कैप प्लस 10 j कैप डिवाइड बाय टोटल मास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 10 I कैप और ये 20 I कैप 30 I कैप प्लस 20 j कैप डिवाइड बाय 3 दिस इज इक्वल टू 10 I कैप प्लस 20 बाय 3 j कैप अनदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस यहाँ भी दो पार्टिकल्स है 2 kg 1 kg इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास दिस इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 m1 मास 2 kg हाँ जी वेलोसिटी 5 cos 37 5 cos 37 cos 37 4 by 5 तो ये मिलेगा आपको 4 और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 5 sin 37 ये आ जाएगा 3 तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ I कैप j कैप 4 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस मास m2 1 वेलोसिटी 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 53 cos 53 की वैल्यू 3 by 5 5 कैसे 5 10 2 6 आ जाएगा ये और वर्टिकल कंपोनेंट 10 sin 53 4 by 5 ये आ जाएगा आपके 8 तो आ जाएगा 6 I कैप माइनस 8 j कैप डिवाइड बाय टोटल मास 3 8 I कैप प्लस 6 I कैप 14 I कैप 6 j कैप माइनस 8 j कैप माइनस 2 j कैप डिवाइड बाय 3 सो 14 by 3 I कैप माइनस 2 by 3 j कैप वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास